हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग मिलने जा रहे हैं 14 तारिक हुसैन, जिन्होंने सीएस प्रोफेशनल ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है बल्कि दिसंबर 21 अटेम्प्ट में AIR 14 सिक्योर किया है। तारिक, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है तारिक, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था शायद दो ही ग्रुप क्लियर होंगे या एक ही क्लियर होगा। फर्स्ट ग्रुप का मेरा तो बिल्कुल ही नहीं था कि हो नहीं पाएगा। पेपर अच्छे नहीं गया था थोड़ा। और तारिक हुसैन, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि तारिक हुसैन ने एग्जीक्यूटिव एक अटेम्प्ट में नहीं 2 अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया था और फाइनल नॉट ओनली 1 अटेम्प्ट cleared CS professional with all India rank 14. Superb, unbelievable, very good, very Really, good. this is an example for all the students जो ये सोचते हैं कि यार एग्जीक्यूटिव में हम कुछ नहीं कर पाए थे तो प्रोफेशनल में तो क्या ही करेंगे, तो और लेवल स्टेज बढ़ गया है हमारा। बट डेफिनेटली डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हम जिस भी स्टेज में प्लान्ड वे में प्लानिंग करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वहीं पे हम रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। और तारिक हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ना सिर्फ क्लियरेंस किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि प्रोफेशनल में एक अटेम्प्ट में क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया। डेफिनेटली दिस इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो तारिक, क्या AIR का टारगेट स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे AIR ही लाना है, या क्या सोच के पढ़ाई स्टार्ट की थी? बस शुरू से क्लैरिटी थी कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है और अच्छे तरीके से कर रखा था कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, कुछ भी हो जाए। रैंक वैंक का कुछ भी टारगेट नहीं था। और आखिरी में आते आते तो लगा कि 2 ग्रुप ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप हमारे यहाँ के फेस टू फेस के स्टूडेंट्स थे, बाद में कोविड की वजह से अपन लाइव में कन्वर्ट हुए। तो आपने दिसंबर 2021 के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट की थी, कब से आपने प्लान किया था? अप्रोक्स मार्च मिड से हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद शायद 1-1.5 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था कोविड के केसेस की वजह से। तो फिर हमने पूरा का पूरा लाइव के अंदर कन्वर्ट करके लाइव के अंदर सारी क्लासेस प्रोवाइड की थी। तो जनरली स्टूडेंट्स का ये होता है कि फेस टू फेस इज मोर बेटर। लाइव में बहुत बार फैकल्टी का समझ नहीं आता, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, और वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। तो आपका क्या व्यू इस रिगार्डिंग? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, आपको करना ही है, तो सब समझ में भी आता है और आप वर्क भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और पढ़ाई भी आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और हमारा तो ऐसा था कि बस करा दिया शुरू में, फिर 10-1 मिनट का ब्रेक देते थे आखिरी में। काम कुछ पूछना है तो पूछ लो, बीच में इंटरप्शन नहीं चलता था। आखिरी में आप अपने क्वेश्चन लिख लो और पूछ लो 10-1 मिनट में जो भी पूछना है आपको। नहीं है तो फिर अगले दिन के लिए छोड़ देते। और मेनली हम लोगों का पैटर्न ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं थे, मैक्सिमम क्वेरीज क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रिवीजन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम कवरेज क्लास में होता है। अच्छा तारिक, एक चीज़ बताओ, क्योंकि जैसे हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टडी मटेरियल। तो अब ऑल इंडिया रैंक लाइए तो फिर तो आपने बहुत सारे बुक्स रेफर किए होंगे, इकट्ठा किया होगा बहुत सारा नोट्स वोट्स, और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया होगा। इज इट लाइक दैट? तो मैम बिल्कुल, शुरू में तो मैंने पहले ICSI का मॉड्यूल देखा, फिर हमारे कंपाइलर देखे कोचिंग के, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था उनके अंदर। तो मैंने कंपाइलर से ही रीड आउट किया सब, और वहीं उसी के अंदर से देख के भी शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स ही थे मेरे, और आखिरी तक उन्हीं को फोकस करा। और एक ही स्टडी मटेरियल पे करा, ज्यादा नहीं कि ICSI मॉड्यूल ही पढ़ लिया, दूसरी कोचिंग का और भी कुछ स्टडी मटेरियल होता है वहां से मंगा लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही को फोकस करा था और उसी पे आखिरी तक, एग्जाम के आखिरी डेट तक उसी पे फोकस करा था। मैं हमेशा स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हमें एक ही स्टडी मटेरियल रेफर करना है। यदि हम बार बार स्टडी मटेरियल को यदि चेंज करेंगे तो जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो आपको रिटेन नहीं रहेगा। तो कंटेंट आपको तभी रिटेन रहेगा जब आप एक कंटेंट पर फोकस करोगे। लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये तारिक कि पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आपने चिन्मय ट्यूटोरियल्स पे रिलाय कैसे किया, और भी इंस्टीट्यूट है। तो ये तो जरूरी है कि वी हैव टू फोकस ओनली वन स्टडी मटेरियल। व्हाई ओनली चिन्मय ट्यूटोरियल्स? क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया यार कि मैं कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूट का रेफर कर लूँ, किसी और इंस्टीट्यूट का देख लूँ, समथिंग लाइक दैट? पहले से ही कोचिंग में मेरे और भी जानने वाले लोग थे, उन्होंने भी कहा कि भाई प्रोफेशनल के लिए तो अच्छा है। फिर मैंने डेमो भी लिया और लगा कि सब कुछ यहीं से करना है, फिर दूसरी जगह जाने क्यों, जब एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाता है तो इसलिए। और रिजल्ट भी बेटर था, तो मैंने कंपेयर करा तो अच्छा था, इसलिए मैंने यही ज्वाइन करा। मैंने कहा उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना तो यही से करते हैं।
अच्छा आ गया, मुझे उम्मीद। ओके ओके। अच्छा तारिक, सारे सब्जेक्ट्स जो है आपने स्टार्ट किए थे, किस तरह से प्लानिंग की थी? या तीनों ग्रुप एक साथ स्टार्ट किया था, या 1 बाय 1 ग्रुप वाइज स्टार्ट किया? किस तरह से प्लानिंग की? जैसे अपने ग्रुप तो सब एक साथ ही स्टार्ट करे थे। जैसे CF लास्ट 3rd ग्रुप है, उसके अंदर ओपन बुक है 2, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट फंडिंग लेंदी है अपने आप के अंदर ही, और 1st ग्रुप के अंदर एडवांस टैक्स लॉज है, वो भी लेंदी है। और 2nd ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग RCD है, तो वो ज्यादा लेंदी है, तो इनको पहले स्टार्ट करा था। बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके अंदर कॉमन सेंस की एग्जीक्यूटिव लेवल का भी है, और सेक्रेटरियल ऑडिट जो सब्जेक्ट है अपना, उसके अंदर भी बहुत सारे कॉमन सब चैप्टर्स मिल जाते हैं उसके अंदर। तो अपन ने उनका कॉम्बिनेशन बनाया, इनको बाद में स्टार्ट करा, और जो बड़े लेंदी है उनको शुरू से ही फोकस करके उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करा। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम नहीं दिया आपने? बिल्कुल नहीं। तो फिर कब स्टार्ट किए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे? जनरली मतलब एक बात है कि हम बहुत स्टूडेंट से बात करते हैं, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर हर पेपर 100 मार्क्स का, तो इसका मतलब हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। तो क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आई कि हर पेपर 100 नंबर का है, टैक्स भी 100 नंबर का है, ड्राफ्टिंग भी 100 नंबर का है, तो मैं जितना टैक्स पढ़ता हूँ उतना ही ड्राफ्टिंग भी पढ़ूँ? तो क्या आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है, क्या किया? ऐसा जरूरी नहीं है। सब हर सब्जेक्ट अगर 100 नंबर का, तो अगर ये 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 18 घंटे हो जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के, तो पढ़ोगे कब और सोओगे कब? ऐसा नहीं है। तो पहले अब जैसे लेंदी सब्जेक्ट है, टैक्स है, तो उनको रेगुलर रखा बिल्कुल। कॉर्पोरेट फंडिंग उसको तो रेगुलर रखा, रोज पढ़ता था उसके अंदर तो। और बाकी जैसे ओपन बुक है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या सेक्रेटरियल ऑडिट है, इनको कॉम्बिनेशन 3 दिन तक इनको पढ़ा, फिर सेक्रेटरियल ऑडिट उठा लिया, फिर 2 दिन इनको पढ़ा, दूसरा उठा लिया, ऐसे करा था। बाकी जो एडवांस टैक्स लॉज है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इनको तो कंसिस्टेंटली करा था। लेकिन ये नहीं कि बस पूरा हफ्ते भर ही उनको पढ़ा, कॉम्बिनेशन बना के सबके साथ चलाया। एक दो बार मेरी फोन पे आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि सर मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब क्या आप क्लासेस के बीच में ऑफिस जा रहे थे, ये क्या था? मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने ऑफिस तो मेरे पापा का शॉप है, वो ज्वाइन कर रही थी बिल्कुल कोचिंग के बाद भी। तब कोचिंग से क्लासेस तो मतलब क्लासेस के बीच में मतलब बिजनेस भी हैंडल कर रहे थे? हाँ, बिजनेस भी, पापा की थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी थे, और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी फाइनेंशियली, तो वहीं पर ही उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के वो भी साथ साथ चल रहा था। दोनों चीजों को मैनेज किया। बिल्कुल सुपर। मतलब कोविड की वजह से फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, उसको भी हैंडल किया, और फाइनल को भी बहुत अच्छे तरीके से ऑल इंडिया रैंक 14 अचीव किया। सुपर। ये मैनेजमेंट किस तरीके से किया, सब जानना चाह रहे हैं कि कैसे किया आपने? शुरू में सुबह से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, 12 बजे, 10:30, 11 बजे ब्रेक मिलता था, 2 बजे तक क्लास चलती थी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट, आधे घंटे 1 घंटे, फिर शॉप पे भी जाता था 6:30, 7:30 बजे तक। उसके बाद वापस फिर घर पे आके फिर वही अपना जो अपने सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना खुद के, 11-12 इसमें बच जाते। तो पूरा स्केड्यूल बन गया था 6 महीने का। तो बिल्कुल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि क्या आप अपने जो बिजनेस में जाते थे तो क्या लास्ट तक गए थे, क्या किया था? तब शुरू में तो रेगुलर रखा था, लेकिन कोविड की वजह से 1 मंथ स्टॉप था बिल्कुल। उसके बाद रेगुलर रखा, तो सितंबर अक्टूबर में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा तो उस पर भी दोनों पे आप एक साथ फोकस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अक्टूबर में उसको लीव कर दिया था, क्योंकि मॉक टेस्ट भी आ रहे थे और रिवीजन टाइम भी बढ़ाना था, इसलिए मैंने उसको कम किया और स्टडी पे ज्यादा फोकस किया अक्टूबर-नवंबर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है तारिक ने। बहुत सारे बच्चों का हमेशा एक ही कंप्लेंट होता है कि मैम टाइम नहीं बचता हमारे पास, और यहाँ पे तारिक अपने फैमिली बिजनेस को भी देख रहा है और स्टडीज़ भी कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल इन योर ब्रेन, आप जैसा सोचते हैं वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि टाइम नहीं है तो डेफिनेटली टाइम कभी नहीं होता है, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके मैनेज करते हैं तो टाइम निकाल सकते हैं। और तारिक ने ऐसा किया भी, और आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 14। यस, डेफिनेटली। अच्छा तारिक, ये बताइए आप कि आपने कब तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था और कितनी बार रिवीजन किया कोर्स का? कोचिंग का कोर्स था ऑलमोस्ट सितंबर मिड तक एंड हो जाता है, तब जाना। और इंडिया में ऐसा है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने उसके बाद ही रिवीजन स्टार्ट किया था। मॉक टेस्ट से पहले मेरा 1 या 1.5 टाइम रिवीजन हो चुका था। फिर मॉक टेस्ट के अंदर भी एक बार रिवाइज करा, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट के बाद 1 महीना ऑलमोस्ट रह गया था एग्जाम के बीच में, उसमें भी 1.5 टाइम्स रिवाइज हो गया था। फिर आखिरी में आता है तो दिसंबर में भी मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में राइटिंग का ही है ज्यादातर। ड्राफ्ट्स आते हैं 60 to 65 मार्क्स के, इसलिए फिर मैंने ड्राफ्टिंग भी स्टार्ट करी 15 डेज तक, ताकि राइटिंग भी
अपनी रहे एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं है कि हाथ नहीं चल रहा, इसलिए आखिरी के एग्जाम में 3 दिन पहले तक मैंने राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करी। ओके। तो राइटिंग को और कैसे इम्प्रूव किया? क्या इंस्टीट्यूट ने भी टेस्ट दिए? तो जो हम टेस्ट करवाते हैं, क्या वो आपने टेस्ट दिए थे? बिल्कुल रेगुलर, एक भी टेस्ट मिस नहीं करा, सब कुछ दिए, सारे टेस्ट दिए और वीकली टेस्ट भी दिए। हमारे तो वीक में 2-2 टेस्ट भी होते थे कभी कभी। तो सर बोलते थे कि करो, अभी कर लोगे ठीक है, फिर साल में लाइफ बन जाएगी आपके, बाद में जाके अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप भी खुश होगे। उस टाइम दिल मार के कर लेते थे तो टेस्ट से क्या रोल रहा? टेस्ट मिस नहीं किया? नहीं सर, सारे टेस्ट दिए। तो टेस्ट से क्या लगता है, फायदा होता है? फायदा होता है मैम, बिल्कुल रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं आती आखिरी में, या आप 1 या 2 बार भी कर पाते हो तो आपको लगता है हाँ पहले पढ़ रखा है, हो जाएगा। और फिर आप मॉक टेस्ट भी देते हो उसके बाद, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। इसलिए टेस्ट तो देने चाहिए, वो तो आपके 0 नंबर में है, उससे कोई इशू नहीं है। सही बात। आप बिल्कुल टेस्ट दें रेगुलर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं हम बिल्कुल। एक्चुअली टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन टेस्ट देते टाइम आपने क्या क्या चीजें लर्न की, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट किया, वो बहुत मैटर करता है। और उस समय आपको ये समझ में आता है कि कितना स्ट्रेस है और आप इसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो तारिक ने पूरा एंटायर कोर्स जो है 4 से 5 बार ऑलमोस्ट रिवीजन हो ही गया, 4 बार तो मिनिमम रिवीजन था ही था। उसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस भी किया, तो उससे राइटिंग का भी नॉलेज आ गया कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एकदम वेल प्लान्ड मैनर के अंदर तारिक प्रिपरेशन करा था। देखिए ये ऐसा नहीं है कि हमने लास्ट मोमेंट में सोचा आज हम कुछ एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है या फिर ऑल इंडिया रैंक लाना है और अचानक से आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग से बहुत ज़रूरी है। तारिक इतनी प्रिपरेशन के बाद अब एग्ज़ाम डेज आ जाते हैं, एग्ज़ाम डेज के अंदर ऑब्वियसली सबको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एग्ज़ाम से पहले क्या लग रहा था, क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, क्या कैसे सोच रहा था, क्या इमोशंस आ रहे थे उसमें? डर तो बहुत लग रहा था कि बस क्या पेपर आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने देखे थे 3, जब न्यू सिलेबस चेंज हुआ जब से 2019, मतलब पेपर देखे थे, पता नहीं कुछ आरसीडी में और कॉर्पोरेट फंडिंग में और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर तो ऐसे थे, मतलब आप कॉमन सेंस पे भेजते हैं, इसमें इतना आसान लिखना था क्या। फिर धीरे धीरे सब कुछ चेक करा, फिर आखिरी में आते आते थोड़ा लगा कि हाँ कर सकते हैं अपन भी। कुछ आसान आंसर ही थे उनके, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, आरसीडी के अंदर, एडवांस टैक्स लॉज में भी बिल्कुल कॉमन सेंस से थे, कुछ तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना था। फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ हो जाएगा अपना शायद। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा हर बैच में बात बोलता हूँ कि हम जब भी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का यदि एग्जाम दें तो एटलीस्ट जो पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं उनको देख के जरूर जाए। जैसे तारिक ने ही बताया कि उन्होंने सारे पास्ट एग्जाम पेपर देखे थे, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज। तो आपने पूरा स्ट्रेटजी बनाया था? बिल्कुल सर, मैंने देखा भी था कि हाँ इसमें से तो ऑलमोस्ट हर बार आता ही है। जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर एलसी है या बैंक से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल, उनमें से क्वेश्चन आता है, या थ्योरी आया प्रैक्टिकल आया, मतलब आता तो था ही उसके अंदर से। और जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर देखें तो सेकंड पार्ट है आपका एलओडीआर, वो तो इम्पोर्टेंट है। टैक्स लॉस के अंदर आपको और भी चैप्टर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि उनमें से आता ही आता है, तो आपको उनको फोकस करके चलना। लास्ट ईयर के पेपर देखने जरूरी है, तो आपको आइडिया लग जाता है। हमारे कॉर्पोरेट फंडिंग में 70 मार्क्स भी है, IAS नंबर बहुत अच्छे नंबर है 70 मार्क्स, और पेपर लेंदी भी है। तो 70 मार्क्स के लिए ऐसा आपने क्या किया कि 70 मार्क्स आए, क्या स्ट्रेटजीज बनाई आपने? बिल्कुल, एक तो रेगुलरिटी रखी, रोज सीएफ तो मैं पढ़ता ही था, और पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट बी 40 मार्क्स का है, पार्ट ए 60 मार्क्स का है। और आईसीडीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रियलिटी में भी आपके काम आता है कल बहुत कंप्लायंसेस करने में। और जैसे आप आईसीडीआर एक बार पढ़ लेते हो तो, और जैसे सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट लिस्टेड, तो उनके अंदर जो प्रोसीजर है आईसीडीआर के अंदर सेम उसके अंदर भी फॉलो होता है। तो आप एक पढ़ लिया ना 5 बार, तो आगे का आप एक बार भी पढ़ोगे तो सब कुछ बिल्कुल एक बार में ओके हो जाएगा आपका, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ टाइम फ्रेम का फर्क रहता है, इसमें 30 डेज है, इसमें 60 डेज है, इसमें 90 डेज है, तो सिर्फ कंप्लायंस डेज का ही फर्क रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है। बिल्कुल सही बात है। राइट। तारिक बहुत प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए, सारे पेपर बहुत अल्टीमेट हुए होंगे, तभी ऑल इंडिया रैंक आई है। ऐसा तो नहीं था बिल्कुल नहीं। तो कैसा भी खराब हुआ था पेपर? फर्स्ट ग्रुप का मेरा टैक्स का पेपर बहुत ही लाइफ का सबसे बेकार पेपर गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था वो। आईसीआईसीआई को मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि आपके 9 पेपर है तो 9 में से 2 या 3 पेपर आपके अनएक्सपेक्टेड होंगे ही। बिल्कुल। लेकिन यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय जब आप एग्जाम दे रहे थे तो टैक्स का अनएक्सपेक्टेड आया पेपर, थोड़ा सा वो सबके लिए था, पूरे हिंदुस्तान के लिए था। तो आपका मन नहीं किया कि आप एग्जाम हॉल छोड़ के भाग जाओ, कुछ आता ही नहीं है, बहुत डिफरेंट आया, जो प्लान किया वो कम आया?
क्योंकि इस बार एग्जीक्यूटिव में भी डिफिकल्ट था और फाइनल में भी थोड़ा सा डिफरेंट था। शुरू में तो मैं पेपर देखा तो मैं आधे घंटे तक तो मैं स्टक हो गया कि बस करना क्या है, कैसे स्टार्ट करूँ, डीटी से करूँ, आईडीटी से करूँ, कस्टम से करूँ। मतलब हर के अंदर ऐसा था, हर पार्ट के अंदर के 5 नंबर का नहीं आता, इसमें 10 नंबर का नहीं आता, बिल्कुल ऐसा था कि बस 60-40 चल रहा था। 40 मार्क्स का आता है, 60 का तो आउट ऑफ द सिलेबस ही लग रहा था मुझे। फिर धीरे धीरे आधे घंटे निकला, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा, धीरे धीरे करते करते कुछ 90 मार्क्स तक मैं पहुंचा। आखिरी में 10 मिनट रह गए थे, फिर मैंने लीव ही कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, होगा जो देखा जाएगा, नेक्स्ट पेपर के अंदर देखेंगे। इसके अंदर एक 1 डे का ऑफ भी था, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग था, इसलिए मैंने कहा सेकंड ग्रुप की तो करें, कम से कम एक ग्रुप रह जाएगा, कोई बात नहीं, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप की तो करनी है। सारे क्वेश्चन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमें क्विट नहीं करना, हमें हार नहीं माननी, कि ठीक है कि हमें उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें लग रहा है कि जो हम पढ़ के गए वैसा नहीं आया, लेकिन कंटेंट वही होता है, बस उससे घुमा के आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की होती है तो कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन डिफरेंट वे में आया है, ऐसे में यदि आप अटेम्प्ट करते हो ईमानदारी से, आपके डेफिनेटली नंबर आएंगे। तो टैक्स में आपके कितने नंबर आए? टैक्स में अप्रोक्स 50 to 52 है आज। 52 मार्क्स। इवन आपको लग रहा था कि इस पेपर में तो मैं गया, मतलब ये तो बर्बाद हो गया अपन तो, और अपन छोड़ना भी चाह रहे थे, तब भी आपकी 52 मार्क्स है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोंगे एज ऑल इंडिया रैंकर 40? ये कहना चाहूंगा कि एक पेपर बेकार हो गया, या ग्रुप में भी कोई ग्रुप ही बेकार हो गया पूरा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी करो, ताकि वो तो सिक्योर हो जाए, आपके 6 महीने और सेव हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्विट नहीं मारनी है। स्ट्रेटजी बनाई, बता ऐसा लग रहा है तुम्हारी हर बात में जो विनर है ना, कूट के बढ़ा है, कभी हार नहीं माननी, कभी क्विट नहीं करना, और मैं कभी रुकने वाला नहीं, मैं कभी थकने वाला नहीं, चाहे कितनी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस हो, आई विल ऑलवेज फाइट। वेरी गुड। और तभी ये वो बच्चा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने के बाद एक्सक्यूजेस नहीं है सर, एक्सक्यूजेस नहीं है लाइफ में कभी भी। बिल्कुल। बहुत से बच्चे सिर्फ एक्सक्यूजेस कहते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था, वो हो गया था, लेकिन विनर्स वही होते हैं जो एक्सक्यूजेस को भी हटा करके आगे मूव ऑन करते रहते हैं। डेफिनेटली तारिक ने ये बात प्रूव की है कि एक्सक्यूजेस बनाने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एफर्ट करने से हो सकते हैं, और जो उसने किए और आज रिजल्ट उसके सामने है, हम सबके सामने है। किस तरीके से मतलब बिजनेस को भी हैंडल किया, किस तरीके से आपने क्लासेस को भी हैंडल किया, और एज वेल एज एग्जाम टाइम में भी अपने आप को बिल्कुल कूल मेंटेन किया। सुपर, अनबिलीवेबल, और ये रिजल्ट आपके सामने है, ऑल इंडिया रैंक 40। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अगर तारिक देना चाहो कुछ ब्रीफ में फटाफट की। हाँ, ये कहना चाहूंगा बस शुरू से क्लैरिटी रखनी है कि अगर आपको 2 ग्रुप करने तो 2 की क्लैरिटी का 2 करने ही करने हैं, 2 निकालनी है इस बार, या 3 निकालने तो 3 निकालनी है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और राइटिंग पे फोकस करें। जैसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आंसर ही लिखना, और कुछ एडिशनल लिख सकते थे, या इसको चेंज करके अपन ये भी लिख सकते हैं कि कुछ और अच्छा आंसर हो जाए उसका। ये मैंने एग्जाम में भी अप्लाई करा था, 1-2 बार में डिस्कस भी करा बाहर आके, तो ऐसा लगा कि मैंने शायद गलत लिख दिया, लेकिन सही रहा उसका ओवरऑल रिजल्ट मेरा। तो थैंक यू सो मच तारिक फॉर कमिंग हियर एंड फॉर एडवाइजिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो आपकी बातें फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। तो इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम तारिक को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।